जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आयो बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज लेके आया हूँ यूपी SSC पेट 2025 भूगोल सब्जेक्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जो क्लास है बिगनर से एडवांस तक जाने वाला है, तो आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट 3 है, और किसी कोई फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर चैनल पर आप उसको फर्स्ट और सेकंड देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत में भूजल दोहन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? भारत में भूजल दोहन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा हम विस्तार भी देख लेते हैं। पंजाब में सिंचाई के कारण भूजल पर अत्यधिक निर्भरता है, जिससे यह राज्य भूजल दोहन में अग्रणी है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूजल को रिचार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूजल को रिचार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है अपवाह, बी है पुनः आपूर्ति, सी है बहाव और डी है निर्वहन। तो इसका राइट आंसर होगा बी पुनः पूर्ति। ठीक है, पुनः पूर्ति इसका राइट आंसर होगा। इसका छोटा सा विस्तार भी देख लेते हैं हम। जब वर्षा जल या सतही जल भूमि में समाकर भूजल स्तर बढ़ाता है, तो इस प्रक्रिया को पुनः पूर्ति या रिचार्ज कहा जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संसाधन नवीकरण रिन्यूएबल है? ठीक है, रिन्यूएबल है। तो ऑप्शन है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है भूजल और डी है लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भूजल। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूजल। भूजल संसाधन नवीकरण है। ठीक है, भूजल को फिर रिन्यूएबल कर सकते हैं। इसका छोटा सा विस्तार भी देख लेते हैं। भूजल वर्षा द्वारा पुनः भरा जाता है, इसलिए यह एक नवीकरणीय संसाधन है, जबकि अन्य विकल्प नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल स्तर को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? जल स्तर को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है बैरोमीटर, बी है पाइजोमीटर, सी है टेलीमीटर और डी है सिस्मोग्राफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पाइजोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पाइजोमीटर। तो इसका भी छोटा सा विस्तार हम देख लेते हैं। पाइजोमीटर एक यंत्र होता है जो कुएं के जल के स्तर को मापने के लिए प्रयोग होता है। पाइजोमीटर से कुएं के जल को स्तर को मापा जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाएं, बी अधिक वर्षा, सी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग और डी चट्टानों का क्षरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग। ठीक है, इसका भी एक छोटा सा विस्तार हम देख लेते हैं। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भूमि के माध्यम से भूजल में प्रवेश कर उसे प्रदूषित करते हैं। जो हम कीटनाशक अपने खेतों में डालते हैं, रासायनिक उर्वरक जो डालते हैं, इसलिए वह जल के सहारे हमारे पृथ्वी में अंदर जाता है। जो पृथ्वी में अंदर पानी है उसको प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का पदचिह्न वाटर फुटप्रिंट किससे संबंधित है? ठीक है, जल का पदचिह्न वाटर फुटप्रिंट किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन है जल की गंध से, बी जल में उपस्थित खनिज से, सी किसी उत्पाद को बनाने में लगे जल की मात्रा से और डी भूजल के स्तर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर जाएगा किसी उत्पाद को बनाने में लगे जल की मात्रा से। ठीक है, किसी उत्पाद को बनाने में जल की मात्रा से जो होता है जल का पदचिह्न वाटर फुटप्रिंट है। ठीक है, इसका हम छोटा सा विस्तार देख लेते हैं। जल पदचिह्न का अर्थ है
किसी वस्तु के निर्माण में प्रयोग हुआ कुल प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जल, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जल को उसको जल पश्चिम का अर्थ होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी CGWB का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो यह है ऑप्शन है 1947 में, बी 1970 में, और सी 1980 में, और डी 1991 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1970 में। 1970 में भारत में भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी का गठन हुआ था। ठीक है, इसका हम छोटा सा ऑप्शन भी देख लेते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, का गठन 1970 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी फसलें अधिक भूजल खपत करती है? कौन सी फसल ज़्यादा ही जल को खपत करती है? ठीक है, तो हम ऑप्शन है दाल, बी गेहूँ, सी धान, और डी चना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमको लगता है सबको ही पता होगा, सी धान। धान जो है बहुत ज़्यादा जल अवशोषित करता है। धान को उपजाऊ मतलब अच्छे से उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हम इसका छोटा सा विस्तार भी देख लेते हैं। धान की खेती में भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिससे यह भूजल का अत्यधिक दोहन करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूजल स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण क्या है? भूजल स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है अधिक वर्षा, बी वातावरण में वृद्धि, सी भूजल का अत्यधिक दोहन, और डी सर्दियों में ठंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूजल का अत्यधिक दोहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूजल जल का अत्यधिक दोहन होता है। ठीक है, इसका भी एक छोटा सा विस्तार देख लेते हैं। अत्यधिक दोहन करने में भूजल की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे जल स्तर गिरता है। अगर अत्यधिक आप भूजल का उपयोग करते हैं ज़्यादा, तो वह फिर उसकी पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे जल स्तर गिरता रहता है। जैसे मान लीजिए आप पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको पूर्ति नहीं कीजिएगा तो पानी तो कमी होगा ना, तो उसी को बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जल संरक्षण की कौन सी पद्धति भूजल को रिचार्ज करने में सहायक है? जल संरक्षण का कौन सी पद्धति भूजल को रिचार्ज करने में सहायक है? किससे भूजल को फिर से पूर्ति किया जा सकता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, बी नहर सिंचाई, सी वर्षा जल संचयन, डी सिंचाई का आधुनिकीकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही है वर्षा जल संचयन। वर्षा का जो जल आता है, जो वर्षा का पानी होता है, उसको संचय करके आप जल को फिर रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, संरक्षण को रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लो पानी ख़त्म हो गया, आपने अपने खेतों में यूज कर लिया, जो बारिश का पानी होता है उसको संचय करके आप इसको फिर रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है, इसका छोटा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। वर्षा जल संचयन भूजल पुनः पूर्ति का प्रमुख एवं प्रभावी तकनीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन है नदियाँ, बी भूजल, सी समुद्र, और डी झीलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समुद्र। समुद्र जल का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि समुद्र बहुत मीलों मील दूर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। समुद्र बहुत ही गहरा होता है, जिससे उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो जल का स्रोत समुद्री है। ठीक है, इसका छोटा सा विस्तार भी हमारे पास। पृथ्वी में कुल जल का लगभग 97% समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, आप सोच सकते हैं 97% समुद्रों में पाया जाता है जल। जो पृथ्वी पर जितने भी पानी है, जैसे नदियों में, ज़मीन में, वर्षा से पानी आता है, उसका 97% समुद्र में जल पाया जाता है। ठीक है,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भूजल की अधिकतम मात्रा किस कार्य में प्रयोग होता है? भारत में भूजल की अधिकतम मात्रा किस कार्य में प्रयोग होता है? तो हमारा ऑप्शन है उद्योग, बी घरेलू उपयोग, सी सिंचाई और डी विद्युत उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिंचाई। सिंचाई के लिए भारत में सबसे अधिक पानी का प्रयोग किया जाता है, जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भारत में बहुत ही बड़ी पैमाने पर किसानी की जाती है, खेती की जाती है, इसलिए उसको सिंचाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ही पानी लगता है। तो इसलिए भारत सबसे ज़्यादा सिंचाई करने के लिए पानी का प्रयोग करता है। ठीक है, इसका हम छोटा सा विस्तार देते हैं। भारत में कुल भूजल उपयोग का 80% से अधिक हिस्सा कृषि कार्य सिंचाई में प्रयोग होता है। कृषि कार्य सिंचाई में प्रयोग होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भूजल दोहन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जा सकती है? भूजल दोहन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जा सकती है? ठीक है, तो खुले कुआं की संख्या बढ़ाना, बी ट्यूबवेल का अधिक प्रयोग, सी जल संचयन तकनीक अपनाना और डी वर्षा जल को बहने देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जल संचयन तकनीक अपनाना। ठीक है, जल संचयन को मतलब जल को संचय करने की तकनीक अपनाने की विधि से आप अपना जल को नियंत्रित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप जल को बचाएंगे, रखेंगे तो जल बचा रहेगा ना, इसके लिए उसी को कह रहा है। इसका हम छोटा सा विस्तार देख लेते हैं। जल संचयन में भूजल स्तर में वृद्धि होती है और दोहन की संतुलन किया जा सकता है, और दोहन को संतुलित किया जा सकता है। दोहन का मतलब है कि खर्च को संतुलित किया जा सकता है, जो मतलब ज़्यादा पानी खर्च होता है उसको संतुलन किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल ही जीवन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल ही जीवन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल वितरण, जल संरक्षण, जल उपयोग, जल प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जल संरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण, क्योंकि अगर जल ही जीवन है, कहने का तात्पर्य है कि जल है तो जीवन है। अगर जल संरक्षण करेंगे, बचा कर रखेंगे तभी जीवन है, और सारा जल खत्म कर देंगे, सारा पानी खत्म कर देंगे तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको जल ही जीवन कहा गया है। ठीक है, यह वाक्य लोगों को जल के महत्व और उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। जल ही जीवन लोगों को जल की महत्ता और उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूजल की गुणवत्ता में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? भूजल की गुणवत्ता में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन है अधिक वर्षा, बी जंगलों की कटाई, सी औद्योगिक अपशिष्ट और डी मिट्टी का कटाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट के वजह से ही जल का गिरावट का मुख्य कारण होता है। ठीक है, इसका छोटा सा हम देख लेते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट भूजल में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता घटती जा रही है। ठीक है, पानी की गुणवत्ता घटती जा रही है। जैसे औद्योगिक जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो कचरों को अपने पानी में बहा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जल प्रदूषित होता जा रहा है, इसलिए इसकी गुणवत्ता में घटौती होती जा रही है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूजल के अत्यधिक दोहन से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? भूजल के अत्यधिक दोहन से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो हमारा ऑप्शन है वर्षा में वृद्धि, बी भूमि का धंसना, सी बाढ़ और डी पर्वत का क्षरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भूमि का धंसना। भूमि का धंसना, क्योंकि भूजल में जब पानी कमी होती जाएगी अगर पृथ्वी में से, तो धीरे धीरे भूमि धंसने ही लगेगा। ठीक है, इसका हम छोटा सा विस्तार देख सकते हैं। भूजल स्तर कम होने से जमीन के नीचे खाली जगह बनती है, जिससे भूमि धंसने लगती है।
मैं बताया ना कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है, ये पानी है, तो अगर ये पानी को कम कर दिया जाएगा, हटा ही दिया जाएगा इसको, तो धरती है जो नीचे की तरफ ही आएगी ना। इसलिए पानी को बचा के रखना कोशिश करना चाहिए, और पानी बच रहा है, वही तो कहा गया है जल है तो जीवन है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भूजल स्तर की निगरानी कौन करता है? भारत में भूजल स्तर की निगरानी कौन करता है? तो ऑप्शन है इसरो, बी BHU, और सी CGWB, और डी CSIR। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी CGBWB। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है CGWB का सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, CGWB का होता है फुल फॉर्म सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इस केंद्रीय भूजल बोर्ड भारत में भूजल का सर्वेक्षण, दोहन और संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा जल संचयन के लिए कौन सी संरचना उपयुक्त है? वर्षा जल संचयन के लिए कौन सी संरचना उपयुक्त है? तो हमारा ऑप्शन है डैम, बी कुआं, सी जलग्रहण क्षेत्र, और डी सोख्ता गड्ढा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सोख्ता गड्ढा। वर्षा जल संचयन के लिए सोख्ता गड्ढा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर सोख्ता गड्ढा है तो वर्षा होगा, उसमें पानी जाके इकट्ठा होगा, जिससे हमारा जल संचयित होगा, धीरे धीरे पृथ्वी जाएगा, फिर पृथ्वी से हम उसको निकाल सकते हैं, या निकालते ही हैं वैसे ही। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना चुका है? ठीक है, कौन सा राज्य वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना चुका है? मतलब कौन सा राज्य वर्षा के जल को संचयन करने का एकदम पूरी तरह अपना प्रतिबंध कर चुका है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, और डी तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो ऐसा राज्य है जो वर्षा के जल को संचयन करने का अनिवार्य बना चुका है, कि उसको वर्षा का जल संचय करना ही करना है। अब वो थोड़ा सा विस्तार भी देख लेते हैं। तमिलनाडु वर्षा जल संचयन को भवन निर्माण में अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्वाफर का अर्थ है, एक्वाफर का क्या अर्थ है? तो हमारा ऑप्शन है वर्षा जल एकत्र करने की तकनीक, बी भूमिगत जल का जलाशय, सी सिंचाई का यंत्र, और डी जल से भरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा भूमिगत जल का जलाशय। ठीक है, इसका हम छोटा सा विस्तार भी देख लेते हैं। एक्वाफर ऐसे चट्टान या परत होता है जो पानी के संग्रहित और प्रवाहित करता है। ठीक है, जो पानी को संग्रहित और प्रवाहित करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भूजल स्तर बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ट्यूबवेल लगाना, बी कुएं खोदना, सी वर्षा जल संचयन, और डी जल निकासी प्रणाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन से आप जल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। अगर वर्षा का जल हम संचय करने लगे, बचाने लगे, तो जल के स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जल के स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। इसका हम छोटा सा विस्तार देखते हैं। वर्षा जल को ज़मीन में रिसने देने से भूजल का स्तर बढ़ता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित है? भारत का कौन सा क्षेत्र जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित है? तो हमारा ऑप्शन है पश्चिम घाट, बी पूर्वोत्तर राज्य, सी मरुस्थलीय क्षेत्र, और डी तटीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र जो है जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित है। मरुस्थल में जल बहुत ही कम होता है। ठीक है, राजस्थान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा का कम होने के कारण जल संकट अधिक होता है। ठीक है, राजस्थान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा कम होने के कारण जल संकट अधिक होता है।
ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूजल की पुनः पूर्ति में कौन सी चट्टान सहायक होती है? तो हमारा ऑप्शन है अभ्रक, बी बलुआ पत्थर, सी ग्रेनाइट, डी संगमरमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बलुआ पत्थर। ठीक है, हम इसका छोटा सा विस्तार देखते हैं। बलुआ पत्थर में रंध्रता अधिक होती है जिससे यह जल को संग्रहित कर सकता है, जो कि जिससे यह जल को संग्रहित मतलब सोख लेता है और फिर यह इसको पृथ्वी में संचय कर लेते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय।